नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सूडान में लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे में तब्दील हुआ पूरा गांव। 1000 लोगों की मौत, सिर्फ एक बच्चा रहा जिंदा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाद खौफनाक मनाजिर, गैर मामूली नुकसान, मुतासा इलाके का हर मकान तबाह, राहती कामों में हद दर्जे मुश्किलात। SCO मुश्तरी का एलामिया जारी, बलूचिस्तान और पहलगाम हमलों की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मियार से किया गया खबरदार। रूसी, चीनी और शुमाली कोरियाई सदूर की तारीखी मुलाकात, मगरिब को सख्त पैगाम, अमेरिकी सियासत और दबाव की पॉलिसियां हदफ तनकीद। गजा में जंगबंदी ना हुई तो रवा माह फलस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। बरतानिया का ऐलान गजा में कहत को इंसान का बनाया हुआ कहत करार दे दिया। तेरुकनी मैकेनिज्म का मुकाबला करने के लिए हमारा फैसला एक मौक़िफ़ पर मबनी है। ईरान ने दिया बयान, आलमी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का मुकाबला करने का भी अज़्म। और झुलसाने वाली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया को लिया अपनी लपेट में। दुनिया भर में दर्जे हरारत हालिया बरसों में तेजी से बढ़ रहा है। माहौलियाती माहिरीन ने जताई तशवीश। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं सूडान से बड़ी खबर से, जहां दुनिया भर में कुदरत अपना कहर दिखा रही है। एक तरफ गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने हज़ारों लोगों की जानें ले ली, तो वहीं अफ्रीकी मुल्क सूडान में ज़मीन खिसक जाने से भारी तबाही मच गई। सूडान लिबरेशन मूवमेंट के मुताबिक यहाँ ज़मीन खिसकने से कम अज़ कम 1000 लोगों की आज मौत वाक़ हो गई। तबाही इस कदर हुई कि मगरबी सूडान के मारारा पहाड़ी इलाके में पूरा गाँव का गाँव बर्बाद हो गया और ये गाँव दारफुर इलाके में आता है। यहाँ सिर्फ एक बच्चा मौजज़ाती तौर पर बच गया है और इस वक्त सूडान में हालात काफ़ी खौफनाक हो गए हैं। राहती काम में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। और अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले से गैर मामूली नुकसानात की इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि मवासिलाती एतबार से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज़लज़ले के असरात की इत्तलात भी आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुँच रही है। वाज़ेह है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब आने वाले इस खौफनाक ज़लज़ले में हालिया बरसों के दौरान इलाके का शदीद तरीन ज़लज़ला माना जा रहा है। एक अफगान गाँव के बारे में पता चला है कि इसमें रहने वाला कोई ख़ानदान भी ऐसा नहीं जिसका कोई ना कोई जानी या माली नुकसान ना हुआ हो। इस गांव में रहने वाली घरेलू ख़वातीन ज़लज़ले से गिरने वाली छतों और दीवारों के नीचे आकर जाँ बह हो गई या तो फिर ज़ख्मी हो गई हैं, जबकि अक्सर लोग घर से बेघर हो गए हैं और इनके घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। अफगान तालिबान हुकूमत के मुताबिक राहती कामों में बेहद मुश्किलात का सामना है। चीन के तियानजन में SCO मीटिंग अपने अख्ताम को पहुंच गई है। इस मौके पर मुश्तरका एलामिया भी ममालिक की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान और हिंदुस्तान के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की गई है और इन ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मियार से खबरदार किया और इसके खात्मे के लिए इत्तेफाक राय पर भी जोर दिया है। 10 रुकनी शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO ने चीन के शहर तियानजन में सरबराह इजलास के अख्ताम पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में माह मार्च और मई में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। उसने अप्रैल में सयाहती मुकाम पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की भी मजम्मत की। इसके अलावा आलमी ममालिक ने रहनुमाओं को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की। The trend of the times towards peace, development, cooperation and mutual benefit has not changed. However, shadows of the Cold War mentality, hegemonism and protectionism linger on, while new threats and challenges continue to increase. The world has entered a new period of turbulence and transformation, and global governance now stands at a crossroads.
First, upholding sovereign equality, we must ensure that all countries, regardless of size, strength, or wealth, participate in, contribute to, and benefit from global governance on an equal basis. We should advance the democratization of international relations and enhance the representation and voice of developing countries. Second, adhering to the rule of international law. We must fully, faithfully, and comprehensively observe the purposes and principles of the UN Charter and other universally recognized norms governing international relations, ensure equal and uniform application of international law and rules, reject double standards, and oppose imposing the house rules of a few countries on others. Third, practicing multilateralism. We should uphold the vision of global governance through consultation, joint contribution, and shared benefits. Strengthen solidarity and cooperation, oppose unilateralism, firmly safeguard the role and authority of the United Nations, and give full play to its irreplaceable role in global governance. चीन के शुमाली शहर तियानजन में मुनक्किदा शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत के बाद एक अहम पेशरफ्त देखने में आई, जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने रूसी हममनसब के साथ तस्वीर भी बनवाई। आज उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का भी इस्तकबाल किया। शी जिनपिंग ने अमरीकी सियासत और दबाव की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की और कहा कि दुनिया को असल कसीरुल जहती की ज़रूरत है। इजलास के बाद तीनों रहनुमा 3 सितंबर को जंग अज़ीम दुव्वम की याद में होने वाली बड़ी फौज परेड में कल शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन में एससीओ इजलास के खिताब के बाद मुल्क वापस आ गए हैं। इससे कबल मोदी ने चीन के शहर तियानजन में एससीओ इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने तंजीम के इत्तेहाद और फ़रोग़ के लिए साथी मुल्कों की बेहद सताइश की। इस मौके पर मोदी ने आलमी सतह पर दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हर शोबे में ताउन की तारीफ की। उन्होंने चीन और रूस का भी आखिर में शुक्रिया अदा किया। आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है।
एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बेल्जियम ने ऐलान कर दिया है कि उनका मुल्क रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा। बेल्जियम ने कहा कि इसराइली हुकूमत के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी। बेल्जियम के वजीर खारजा का कहना था कि ये फैसला गजा में जारी इंसानी अलमिया के पेश नज़र लिया जा रहा है, जहां इसराइली हमले की वजह से कम अज कम एक बार ज्यादातर आबादी को बेघर होना पड़ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने वहां क़हत का भी ऐलान कर दिया है। उधर बरतानिया ने गजा में क़हत को इंसान का लाया हुआ क़हत करार देते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि गजा में जारी क़हत कुदरती हरगिज़ नहीं है, दरअसल ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ क़हत है। उन्होंने कहा गजा में हर गुजरता दिन मजीद तब्दीलियाँ ला रहा है। खुराक की कमी से गजा के 5 साल से भी कम उम्र 1,32,000 से ज्यादा बच्चों को जान का खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने कहा अगर गजा में जंगबंदी पर कोई पेशरफ ना होती तो फिर बरतानिया रवा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि अमेरिकी बहरी जंगी जहाज 12 मिसाइलों के साथ उनके मुल्क को निशाना बना रहे हैं, जो मुजरिमाना खूनरेज़ धमकी है। अमेरिका मादुरो पर ड्रग्स के एक कार्टेल की क़यादत करने का इल्ज़ाम लगाता है और जनूबी कैरिबियन में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन के तहत जंगी जहाज भेजने का ऐलान कर दिया था। कराकस में बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए सदर निकोलस मादुरो ने कहा, हमारे बर्रे आज़म ने पिछले 100 बरसों में सबसे बड़ा खतरा देखा है। 8 बहरी जंगी जहाज, 1200 मिसाइल है और आबदोज भी है जो वेनेजुएला को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि उनका मुल्क यूरोपीय ट्राइका यानी कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के उस फैसले का डटकर मुकाबला करेगा जिसके तहत ईरान पर दोबारा से आलमी अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। पार्लियामेंट के खुले इजलास में अपनी तकरीर के दौरान ईरानी स्पीकर ने कहा, हम जल्द एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर लेंगे ताकि इसे रुकनी मैकेनिज़्म के मुकाबले में मौसर जवाब दिया जा सके। और अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तानी बरामदात पर 50% टैरिफ के साथ टेक्सटाइल की मांग कम हो गई है। पैदावार भी मुश्किल होती जा रही है। कपड़ों के ताजीर ने अपनी मुश्किलात को मीडिया के रूबरू पेश किया और बताया कि कपड़ा अब महंगा हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट की लागत 20 रुपये बनती है तो ये 50 से 60 रुपये तक भी पहुंच सकता है। आखिर लोग हमसे कैसे कपड़ा खरीदेंगे। उन्होंने दूसरे मालिक के साथ ताजीर से भी बातचीत की है। हमें अपने कारोबार को दूसरे मालिक की तरफ मोड़ना पड़ेगा। कपड़ा ताजीर ने वज़ीर आज़म से उम्मीद का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म मोदी कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे। अभी पहले 25% की कुछ बात चल रही थी, फिर अभी हफ्ते पहले 50% का टैरिफ आ गया है। जो पहले था तो थोड़ा कपड़ा जा रहा था और अभी ये जो 50% की बात है उसमें डिमांड कम हो गई है। प्रोडक्शन करना मुश्किल ही हो रहा है क्योंकि आगे जो डिमांड थी वो हिसाब से हमने यान परचेज में वो सब कर लिया था, लेकिन अभी ये 50% की वजह से बहुत तकलीफ है। डिमांड कम हो गई है और मार्केट में पैसा भी नहीं घूम रहा है, उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ है हमको। तो किस प्रकार से वहाँ जैसे डिमांड आपको आती थी, वो डिमांड जैसे कम हुई, व्यापारियों से क्या कुछ बात हो रही है? वो कपड़ा महंगा हो जाएगा ना। अभी जो 20 रुपए में माल बनता था अभी वो 50-60 रुपए पे चला जाएगा, तो सामने वाला कैसे परचेज करेगा उसको। उसके लिए हमको ज्यादा दिक्कत हो गई है क्योंकि आगे जा नहीं सकते हैं और पीछे मुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने ऐसा सोचा है, अभी हमारे टेक्सटाइल में ऐसी बात चल रही है कि अभी जो अपने कपड़ा बना रहे हैं तो कहाँ उसको सेल करने। अभी हमारी बात हुई जो हमारे आउट ऑफ कंट्री है, हमारे सब रिलेशन वाले और सब व्यापारी है वहाँ पे, तो उनसे हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यानी जिम्बाब्वे है, यूएई है, तो भाई वहाँ पे कैसे सिस्टम में कैसे चल रहा है और ये जो टैरिफ की वजह से जो हमको मुश्किल आई ना, तो हमको वहाँ पे बिजनेस डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो डिमांड आ रही थी वहाँ पे टैरिफ के पहले आप लोगों ने जो सप्लाई भी किया था और टैरिफ के बाद वहाँ से व्यापारी जो आप वो क्यों मना कर रहे हैं?
पहले सप्लाई तो जा ही रहा था, लेकिन ये जो टैरिफ है उसके वहां पे महंगा हो जाएगा, यहाँ से भी भेजने में दिक्कत है। और अभी ट्रांजेक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पे। ये 50% टैरिफ लगा तब से ट्रांजेक्शन पूरा स्टॉप हो गया है। ये हफ्ता हुआ उसमें, यानी पूरा ट्रांजेक्शन स्टॉप ही हो गया है। क्या उम्मीद है आने वाले समय में कुछ बेहतर हो सकता है? हाँ, देखते हैं, मोदी साहब मेहनत तो कर रहे हैं, क्या है पॉलिटिकल हो जाएगा। हमको आशा है कि मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे उसकी। हमारा भी ये होम टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो अमेरिका में जो एक्सपोर्ट हो रहा है $11 बिलियन का, उसमें $1 बिलियन में एमएमएफ टेक्सटाइल है और एमएमएफ टेक्सटाइल में भी ज्यादातर होम टेक्सटाइल है। तो होम टेक्सटाइल हम जो यूएसए एक्सपोर्ट करते हैं, जो बेडशीट है, कर्टेन्स है, हम एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स अभी एक्सपोर्टर्स के खत्म हो गए, लेकिन कोई नए ऑर्डर्स नहीं है। तो फिलहाल यूएसए का जो हम लोग हमारा सप्लाई था वो अभी ऑर्डर नहीं है और वो सप्लाई बंद हो गया है। देखिए, ऐसा है कि 25% टैरिफ तक तो लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे। वहां के जो बायर्स है वो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज टैरिफ बेयर करने के लिए रेडी थे। यहाँ के एक्सपोर्टर्स भी थोड़ा बहुत अपना मार्जिन कम करके वो एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो 50% टैरिफ, मतलब इफेक्टिवली आपको 59% होता है, तो ये बहुत ज्यादा टैरिफ हो गया है। और ये टैरिफ से वहां की जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो भी बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वो हिसाब से इंडिया का जो सप्लाई है एमएमएफ टेक्सटाइल का या कोई भी टेक्सटाइल का, वो बिल्कुल जैसे बंद जैसे ही हो जाएगा। रवां साल बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया ने अपनी तारीख का सबसे शदीद और झुलसा देने वाला मौसम गर्मा देखा है, जिसने दर्जात के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया के महकमे मौसमियात ने बताया कि उनके ममालिक ने रवां साल रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा गर्म मौसम बर्दाश्त किया। महकमे मौसमियात ने कहा, दुनिया भर में दर्जे हरारत हालिया बरसों में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानी अमल से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां मौसम के निज़ाम को मजीद गैर मुतवाज़िन बना रही है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सूडान में लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे में तब्दील हुआ पूरा गांव, 1000 लोगों की मौत, सिर्फ एक बच्चा रहा जिंदा। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाद खौफनाक मनाज़िर, गैर मामूली नुकसान, मुतासा इलाके का हर मकान तबाह, राहती कामों में हद दर्जे मुश्किलात। एससीओ मुश्तरका एलामिया जारी, बलूचिस्तान और पहलगाम हमलों की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मियार से किया गया खबरदार। रूसी, चीनी और शुमाली कोरियाई सदूर की तारीखी मुलाकात, मगरिब को सख्त पैगाम, अमेरिकी सियासत और दबाव की पॉलिसियां हदफ तनकीद। गजा में जंगबंदी ना हुई तो रवा माह फलस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। बरतानिया का ऐलान गजा में कहत को इंसान का बनाया हुआ कहत करार दे दिया। तेरुकनी मैकेनिज्म का मुकाबला करने के लिए हमारा फैसला एक मौक़िफ़ पर मबनी है। ईरान ने दिया बयान, आलमी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का मुकाबला करने का भी अज़्म। और झुलसाने वाली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया को लिया अपनी लपेट में। दुनिया भर में दर्जे हरारत हालिया बरसों में तेजी से बढ़ रहा है, माहौलियाती माहिरीन ने जताई तशवीश। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।